आज के हमारे इस वीडियो में जुलाई 2023 के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट तेलंगाना स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो इन 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पोडू लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का हुआ था एक प्रोग्राम, और इसी जुलाई के महीने में नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 का एक रिपोर्ट आया था। तेलंगाना से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट मालूमात उस रिपोर्ट में मौजूद हैं। इसी तरह तेलंगाना के हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी हुई थी, दाशरथी कृष्णमाचार्य अवार्ड का है, और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी दौरा हुआ था, तो उस मौके पे कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स यहाँ पे पेश आए। तो वो सारी चीज़ें इसको आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहली बात यहाँ पर पोडू लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का, और उससे रिलेटेड यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने, और 3 में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहली बात यह है कि तो इस प्रोग्राम का आगाज 30 जून को सीएम केसीआर कोमरम भीम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट में करे थे। एक बात। दूसरी बात यह है कि तकरीबन 1.5 लाख फार्मर्स बोल तो जो कबाइली तबके से ताल्लुक़ रखते, जो ट्राइबल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते, उनकी बात है, नॉट एवरीवन। तो उन 1.5 लाख किसानों में 4,08,000 एकड़ की पोडू लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी। 2 बात। तीसरी बात, जिन किसानों को पोडू लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ये लैंड उनको तो दिया गया, लेकिन राइतु बंधु उन पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। ये तीनों ऑप्शन हम लोग देख लिए। अब इसका जवाब अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट सही है कि सीएम केसीआर ने कोमरम भीम आसिफाबाद में इस स्कीम का आगाज करे थे 30 जून को, और 1.5 लाख जो ट्राइबल फार्मर्स है उनमें 4,08,000 एकड़ की ज़मीन को तकसीम किया गया। ये जो तीसरी बात है कि राइतु बंधु उन लैंड्स पे अप्लाई नहीं होता जो 10,000 रुपये स्कीम जो देते, तो ये गलत है, बल्कि ये ज़मीन को भी राइतु बंधु मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते केसीआर जो है इस स्कीम का आगाज़ कर रहे, और यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते। तो ये स्कीम जो है कोमरम भीम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट में शुरू करे थे, और सीएम क्या बोले थे कि भाई जो पट्टास रहते वो सब किसानों को दिए जाएंगे, और इसके अलावा जो 10,000 रुपये की जो बेनिफिट मिलती उनको राइतु बंधु स्कीम के जरिए, तो वो फैसिलिटी भी इन किसानों को दी जाएगी। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है कि तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर किन की तकर्रुरी हालिया अरसे में हुई थी जुलाई में? धीरज सिंह ठाकुर जस्टिस, या जस्टिस संजय किशन कौल, या उज्जल भूयान, या आलोक आराधे? तो इसका जवाब ये है कि जस्टिस आलोक आराधे ये नए सीजे के तौर पर तकर्रुर हुए चीफ जस्टिस के तौर पे तेलंगाना हाई कोर्ट के। उससे पहले जो थे उन्होंने उज्जल भूयान थे। तो आप यहाँ पे देख सकते जस्टिस आलोक आराधे, तो इन्हों जो है चीफ जस्टिस के तौर पे अपने ओहदे का हलफ लिए थे, और इनको ओथ कौन दिलाए? गवर्नर तमिलसाई सौंदरा राजन। इन्होंने राजभवन में इनको हलफ दिलाया 23 जुलाई को। यहाँ पे आप चीफ मिनिस्टर को देख सकते हैं आप, ठीक है। इससे पहले जो थे उन्होंने उज्जल भूयान थे। अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि नीति आयोग की तरफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लफ्ज़ ही हमारी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए काफ़ी है। नीति आयोग ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 को जारी करी थी नीति आयोग ने। तो उसमें तेलंगाना से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट मालूमात है। यहाँ पे मैं 4 स्टेटमेंट्स को दिया, यहाँ पे करेक्ट क्या है आपको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर पॉवर्टी को 2015-16 से लेकर, यहाँ पे आपको 2015-16 से लेके 2019 और 20-21, ठीक है, 19 से 21 के दरमियान मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कैसी है, तब से लेकर अब तक नेशनल लेवल पे भी हमारे पास डेटा है, और हमारे तेलंगाना स्टेट लेवल पर भी। तो यहाँ पे बात यह है कि तेलंगाना में 2015-16 के दौरान गरीबी गुर्बत जो थी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या है, वो बहुत अच्छे मिसालों से बताऊंगा आपको। तो 13% पॉवर्टी थी 2015-16 में, और 2019 से लेकर 21 के दरमियान
ये पॉवर्टी जो है 5.88% हो गई, यानी कम हो गई, यानी गरीबी तेलंगाना में कम हो गई। अब पूरे तेलंगाना में 27,81,000 लोग गरीबी से ऊपर आ गए। अब वो लोग गरीब नहीं रहे, बल्कि गुर्बत से उनको नजात मिल गई। सेकंड पॉइंट। तीसरी बात यह है कि इस रिपोर्ट में रूरल एरिया में कितनी पॉवर्टी है और अर्बन एरियाज में कितनी पॉवर्टी है वो भी बताया गया। तो रूरल एरियाज में जो पॉवर्टी है, जो गुर्बत है, वो पहले 19.51% थी, जो कि अब जाके 7.51% हो गई। एक दूसरा, अर्बन एरियाज में पॉवर्टी पहले 4.9% थी, जो कि अब 2.7% हो गई। तो ये 4 स्टेटमेंट्स में अगर हम देखेंगे तो 4 के 4 करेक्ट हैं। तो अब आप सवाल पूछेंगे, सर ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी किसको बोलते? तो मैं यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहा हूँ। ये तेलंगाना की इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक जनरल इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पॉवर्टी से मुराद सिर्फ ये मतलब नहीं है कि उसके पास पैसे नहीं है, बल्कि पॉवर्टी, गरीबी का मतलब उससे भी बढ़ के कुछ है। यानी अगर किसी के पास मुनासिब हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, साफ पीने का पानी नहीं है, लेकिन उन पैसा कमा रहा एक 400-500 रुपए, तो फिर इसको भी जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बोलते हैं। तो यहां पे आप देख सकते कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का एक एग्जाम्पल मैं आपको देख सकता हूं कि एक बंदा जो है झोंपड़ी में रहता, लेकिन उसके पास पानी नहीं है, बिजली करंट नहीं है। तो अब उसकी वजह से पानी और करंट नहीं है, झोंपड़ी में तो है, जाती मकान बोल सकते हैं आप, लेकिन उसके पास फैसिलिटीज नहीं है। तो नीति आयोग क्या बोल रहा है कि सिर्फ पैसा न रहना गरीबी नहीं है, बल्कि जो इनकम तो है एक पैरामीटर, एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है, लिविंग स्टैंडर्ड्स यानी जो उसकी मेयारे जिंदगी है, उसकी जिंदगी का जो पैरामीटर है, स्टैंडर्ड है, वो इंप्रूव नहीं हुआ तो क्या फायदा? एम्प्लॉयमेंट नहीं है, सोशल इंक्लूजन नहीं है, समाजी तौर पे वो लोग अलग थलग हो गए, लोग उनको या गवर्नमेंट उनको जो है समाज का हिस्सा नहीं बना रही, तो फिर क्या फायदा? तो इसीलिए ये बोल रहे हैं कि भाई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ये कई डायमेंशन है। एजुकेशन एक डायमेंशन है, लिविंग स्टैंडर्ड एक डायमेंशन है, हेल्थ एक डायमेंशन है, एम्प्लॉयमेंट एक डायमेंशन है, सोशल इंक्लूजन एक डायमेंशन है। तो ये सारी चीजें जो है इसके तहत में आती। तो अगर कोई शख्स एक 400-500 रुपए कमा ले रहा, तो पहले के जो डेफिनेशन है कि किसी के पास 100 रुपए भी नहीं है तो गरीब है, लेकिन अब 400 कमा रहा, लेकिन उसके पास हेल्थ नहीं है, साफ पीने का पानी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, उसकी जिंदगी अलग थलग है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, समाज से अलग थलग रह रहा, तो गवर्नमेंट ये बोल रही है कि मल्टी डायमेंशनली वो बंदा गरीब है। तो ये सबसे ज्यादा गरीबी को समझने का बेहतरीन पैरामीटर बोल सकते हैं आप। तो हम लोग आगे चल के गवर्नमेंट ऑफिसर्स बनेंगे इंशाल्लाह, तो हमारी ख्वाहिश ये, हम लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को समझना पड़ता। अगर हम समझेंगे तो आगे चल के इसको खत्म करने में बहुत अहम रोल प्ले कर सकते। तो यहाँ पे एक डेटा है नमस्ते तेलंगाना न्यूज़पेपर का, यहाँ पे आपको चार्ट नजर आ रहा था, तो मैं आपको एक बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक थोड़ा सा डार्क है, वो है 2019 और 21 का डेटा, और जो येलो इश कलर में है, बिस्किट कलर में, वो 2015-16 का डेटा। यहाँ पर हमारे पास नेशनल एवरेज है, यहाँ पर तेलंगाना का है। ठीक है, ये आपको पुराना है, ये नया है। ठीक है, ये कलर बोल रहा हूं आपको। तो 2015-16 में इंडियन नेशनल लेवल पे पॉवर्टी जो है 24% थी, जो कि 19 आते आते 14% हो गई, यानी नेशनल लेवल पे कम हुई। अब तेलंगाना पे पहले 13.18% थी, जो कि अब 5% हो गई। अब यहां पर अर्बन इलाकों और रूरल इलाकों का देखेंगे, नेशनल लेवल पे और तेलंगाना के लेवल पे। तो आप यहां पे नेशनल लेवल पे अगर हम देखेंगे तो अर्बन एरियाज में पहले 8% पॉवर्टी थी, जो कि अब 5% हो गई, और तेलंगाना में पहले 4.9% थी, जो कि अब 2.7% हो गई। रूरल इलाकों में पहले इंडिया नेशनल लेवल पे 32% पॉवर्टी थी, और हमारे तेलंगाना में 19% थी। अब नेशनल लेवल पे 32% से पॉवर्टी अब 19% हो गई, और तेलंगाना में 19% से 7% गरीबी कम हो गई। तो आप देख सकते कि तेलंगाना नेशनल लेवल के एवरेज से काफी ज्यादा आगे है, और
हमारा देश 2015-16 के मुकाबले में अब गरीबी कम हो गई। यही मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो 2023 का जो नीति आयोग का जो रिपोर्ट है वो यही बात बता रहा है। आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फोर्थ क्वेश्चन ये है कि इंडिया का सेकंड रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहां पे है? सबसे आप बोल सकते कि इंडिया का सेकंड रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहां पर है? तो काजीपेट में है। ये असल में तेलंगाना में हुआ था डेवलपमेंट, वो मैं आपको बताने वाला हूं, उससे रिलेटेड है। काजीपेट में है, हैदराबाद में है, करीमनगर में है। तो इसका जवाब ये है काजीपेट में। तो हुआ क्या कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या करे थे कि वरंगल में 6100 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह करे थे। उसमें 5500 करोड़ रुपए जो है एक 176 किलोमीटर लॉन्ग नेशनल हाईवे को बना रहे, उससे रिलेटेड है। बाकी जो 500 करोड़ है वो काजीपेट में रेलवे वैगन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये इंडिया का सेकंड नंबर का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। आप लोगों से एक सवाल है कि एक तो रेलवे कोच होता, ठीक है, और एक होता रेलवे वैगन, ठीक है। एक कोच रहता, एक वैगन रहता। तो वैगन का मतलब क्या है? आपसे एक जनरल सवाल कर रहा हूं, आप इसको कमेंट में मेरे को बताइए। तो वैगन ये बेसिकली वैगन यूनिट है, वैगन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो इसका जो संगे बुनियाद है, इसको जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जुलाई में रखे थे। और ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है, जो इंडियन गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी स्कीम है मेक इन इंडिया के तहत में ये स्कीम को ये प्रोग्राम को शुरू कर रहे। तो यहाँ पे क्या होता कि रोबोटिक पेंटिंग होता, वैगन्स जो रहते उसकी रोबोट्स पेंटिंग करते, उसकी जो मशीनरी रहती वो हाई क्वालिटी की मशीनरी रहती। और ये जो प्लांट है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, यहाँ पर मॉडर्न मटेरियल स्टोरेज कैपेसिटी है वहां पर। और इसके अलावा इसकी वजह से जो वरंगल के अतराफ में, काजीपेट के अतराफ में जो लोग रहते हैं उनको बड़े पैमाने पे रोजगार मिलने वाला है। तो इस तरीके से, इस डेवलपमेंट की वजह से तेलंगाना में सेकंड रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम हो गया। इस तरह से आप, जहां पर वैगन्स बड़े पैमाने पे बनाए जाएंगे। तो अब यहाँ पे हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मालूम है। टीसैट एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आप लोग भी जो है जितने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, टेट के एग्ज़ाम की, ग्रुप्स की तैयारी, तो यहाँ पे टीसैट एक चैनल है। ये देखिए टीसैट, इसको जो है आईटी जो डिपार्टमेंट है ये चलाता, केटीआर की जो डिपार्टमेंट है, ये यूट्यूब चैनल आप फॉलो कर सकते, बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट आपको मिल जाता। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो इसके 6 साल हो गए, तो हालिया अरसे में इसकी 6th एनिवर्सरी मनाए, एक बात। दूसरी बात यह है कि अब टीसैट में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के करिकुलम के लेक्चर्स या उनके जो भी करिकुलम के हिसाब से जो भी उनके एजुकेशनल कंटेंट रहेगा वो भी टीसैट यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। तीसरी बात यह है कि टीसैट का जो कंटेंट है इसको डिज्नी प्लस हॉटस्टार एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है उस पे भी पब्लिश किया जाएगा। 3 बातें हैं। अगर हम इसके स्टेटमेंट्स को देखेंगे तो ये 2 करेक्ट है, इसके 6 साल हो गए। और इसके अलावा अब ये लोग बोल रहे हैं कि भाई हम उस्मानिया यूनिवर्सिटी से भी जो है टाई अप होके वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं वो लोग भी हमारे चैनल पे आके अपने अपने तरीके से लेक्चर्स देके स्टूडेंट्स को फायदा पहुंचाते। लेकिन जो तीसरी बात है, ये डिज्नी हॉटस्टार ओटीटी प्लेटफॉर्म पे नहीं, बल्कि एक तेलुगु का एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिसका नाम आहा, उस पे जो है ये पब्लिश किया जाएगा, उस पे जो है ब्रॉडकास्ट होगा। अब जो 6th क्वेश्चन है वो ये है, हमारे तेलंगाना मैगजीन से लिया मैं। तेलंगाना मैगजीन, आप लोगों से भी गुजारिश है कि इस मैगजीन को पढ़िए। मंथली जो भी गवर्नमेंट के जो सरगर्मियां रहते उन सब के बारे में इस मंथली मैगजीन में जो है इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहता, तो प्लीज़ मिस मत करिए। तो मैं उससे लिया था, ये जुलाई के मैगजीन से मैं लिया था, अगस्त के मैगजीन से, ठीक है, जिसमें जुलाई के करंट अफेयर्स रहते। तो मेरे करंट अफेयर्स के वीडियोस का ज़्यादातर कंटेंट जो है मैं इसी तेलंगाना के मैगजीन से ही लेता हूं, जो कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल मैगजीन है, ठीक है। एक किताब है, वो तेलुगु में पब्लिश होती, इंग्लिश में भी नहीं है, उर्दू में भी नहीं है, ठीक है। तो अब उस मैगजीन में ये इंफॉर्मेशन है कि तेलंगाना में पावर जनरेशन कैपेसिटी, मतलब बिजली को
तैयार करने की जो कैपेसिटी है, पहले क्या थी जब हमारा तेलंगाना बना था उस वक्त 7,778 मेगावाट कैपेसिटी थी, जो कि अब 18,000 हो गया। पहले 7,000 थी इसकी कैपेसिटी, अब 18,000 हो गया 9 सालों में। दूसरी बात यह है, नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट के दामराचर्ला इलाके में यादाद्री पावर स्टेशन गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट अपने पैसों से बना रही, जो कि उसके लिए टोटल 34,000 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा, और इसकी वजह से 5,500 मेगावाट बिजली जो है प्रोड्यूस की जाएगी इसके ज़रिए। और तीसरी बात यह है कि आप तो जानते कि हमारे स्टेट में एग्रीकल्चर के लिए बिजली का कनेक्शन अलग से लेना पड़ता। जब तेलंगाना बना था उस वक्त जो है हमारे पूरे स्टेट में 19 लाख एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस थे, अब उनकी तादाद 27 लाख हो गई। तो इन 9 सालों में 8.5 लाख कनेक्शंस का इजाफा हुआ, एग्रीकल्चरल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस का। तो इजाफा हुआ मतलब क्या है, ये पूरा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट देती, इनको बिजली मुफ्त है। तो इतने कनेक्शंस 27 लाख एग्रीकल्चरल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस को जो है फ्री में बिजली प्रोवाइड करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना कर रही है। तीनों स्टेटमेंट्स का हम जवाब देखें तो तीनों के तीनों सही हैं। एक तो ये है कि 7,000 मेगावाट से 18,000 मेगावाट ये जो कैपेसिटी है पावर जनरेशन की, ये भी इजाफा हुआ, और जो पब्लिक सेक्टर में 34,000 करोड़ रुपए से नलगोंडा के दामराचर्ला में भी बना रहे, ये भी करेक्ट है। तीसरी बात यह है कि 8.5 लाख कनेक्शन का इजाफा हुआ था। तो ये आप मैगजीन के आर्टिकल को आप देख सकते। अब हमारे 7th क्वेश्चन को ये देखेंगे तो आपको पता चलता कि ये भी जो है तेलंगाना मैगजीन से ही लिया था मैं इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को। गवर्नमेंट की तरफ से, तेलंगाना की हुकूमत की तरफ से जो ऑयल पाम कल्टीवेशन करते, जो ऑयल पाम का जो तेल निकालते, पाम ऑयल जो निकालते, जो उसकी फसलों को उगाते, उसमें क्या होता कि बड़े बड़े झाड़ रहते, उससे जो है एक फ्रूट की शक्ल में एक फ्रूट निकाल के उससे तेल निकलता आमतौर पे। मैं इससे पहले के करंट अफेयर्स में आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट, चूंकि इसकी फसल पूरा जो है हाथ को आने 4 साल लगते, ठीक है, तो 4 साल तक कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए ज़्यादातर लोग इसमें कल्टीवेशन करना बोलते हुए 4 साल के बाद कौन रहता कौन जाता इसका कोई भरोसा नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि भाई आप इंटर क्रॉपिंग करो, बड़े बड़े झाड़ रहते उसके बीच में स्पेस रहता, तो वहां पर आप कोई दूसरी फसल लगा लो। तो सालाना उसके लिए गवर्नमेंट एक रकम की इमदाद देती, और 4 साल में वो अमाउंट कितना होता, 15,000, 16,000, 15,000, 16,000। तो इसका जवाब यह है कि 16,800 रुपये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से जो लोग ऑयल पाम कल्टीवेशन करते उनको 4 साल में इतने पैसे दिए जाते, 4,200 रुपये सालाना के एतबार से इतने पैसे दिए जाते। यहाँ पर आप आर्टिकल देख सकते। 8th क्वेश्चन तेलंगाना के कल्चर और लिटरेचर से रिलेटेड है। तो एक अवार्ड दिया जाता कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, दाशरथी कृष्णमाचार्य अवार्ड। ये सालाना उन शायरों को दिया जाता जो कि तेलुगु लिटरेचर में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन करते। इस साल डॉक्टर आयाचितम नटेश्वर शर्मा को ये अवार्ड दिया गया। तो ये दाशरथी कृष्णमाचार्य के कितने बर्थ एनिवर्सरी पे ये अवार्ड दिया गया, उनका 100वां बर्थ एनिवर्सरी है, 101 है, 99 है, ये या इनमें से कुछ नहीं है। तो इसका जवाब ये है, ये दाशरथी कृष्णमाचार्य अवार्ड है। ये जो पोइट हैं बेसिकली, इनके 99th बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर इस साल जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से डॉक्टर आयाचितम नटेश्वर शर्मा को ये अवार्ड दिया गया। आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं, गवर्नमेंट, ये जो श्रीनिवास गौड मिनिस्टर है उनकी तरफ से ये अवार्ड दिया जा रहा है। ये 99th बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है। अब हमारा 9th क्वेश्चन ये है कि एक सबसे, ये भी जो है तेलंगाना के कल्चर के और हेरिटेज के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या है कि एक हेरिटेज प्लेस है, ठीक है, वहाँ जुलाई में उसके नाम पर इंडिया पोस्ट की तरफ से एक स्पेशल कवर जारी किया गया था। तो वो क्या है, बावापुर कुर्रू ये हेरिटेज प्लेस है, या रामप्पा टेम्पल है, या गोलकोंडा फोर्ट है। तो आप देखेंगे
तो ये बावापुर कुर्रू नाम याद रखिए। ये क्या है कि आप जी किशन रेड्डी है हमारे कल्चर ये यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्हों क्या करे थे, एक बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट है ये बावापुर कुर्रू। ये कहाँ पर है, ये पेदपल्ली डिस्ट्रिक्ट के धूली कट्टा, बहुत ही ज्यादा आप शातवाहनास के बारे में पढ़े तो अक्सर इस शहर का नाम आता धूली कट्टा, वहां पे एक बुद्धिस्ट स्तूपा है, तो उसी जगह पे ये बावापुर कुर्रू हेरिटेज सेंटर मौजूद है। तो उसके नाम पर ये जो है एक स्पेशल कवर इंडिया पोस्ट की तरफ से जारी किया गया था, ठीक है, जो कि 200 रुपये, और एक दूसरा है धूली कट्टा बुद्धिस्ट स्तूपा के नाम पे, वो 50 रुपए का है। तो आप यहाँ पे देख सकते। अब हमारे वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ये भी जो है तेलंगाना के लैंग्वेज कल्चर के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तेलंगाना के फोल्क सिंगर हैं जिनका नाम है साई चंद, और उनका हालिया अरसे में उनका इंतकाल हो गया था। तो उनके बारे में 3 हैं कि उनका ताल्लुक वनपर्ती डिस्ट्रिक्ट से है, और उनका डेथ जो है 29 जून को हुआ था, और उन्होंने तेलंगाना स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन के तौर पे काम कर रहे थे दिसंबर 2021 से जून 2023 तक। तो इन तीनों स्टेटमेंट को अगर हम देखेंगे तो ये तीनों के तीनों करेक्ट है। और यहाँ पर इनका तज़किरा क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इन्हों हमारे केसीआर के बहुत ज़्यादा ख़ास है, और इन्हों फोल्क सिंगर हैं। पे भी स्पीच देने जाते, उनकी स्पीच से पहले इन्हों जो है सॉन्ग गाते, जो भी तेलंगाना के कल्चर और इसके हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस पे। तो मैं भी देखा था, बहुत ज़्यादा इन्हों मशहूर हैं। तो ज़रूर इनके बारे में आप लोग ये इन्फॉर्मेशन जहन में रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे जो और 8-10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जुलाई 2023 के, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में ज़रूर कवर करेंगे। आपसे गुजारिश है कि उस वीडियो को भी अगले 2-4 दिन में उसको पब्लिश कर दूंगा, ज़रूर देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।